नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हैवानियत। ससुर की ऐसी हरकतों को जब तक वो समझ पाती तब तक तो बहुत देर हो गई थी और वो संभल भी नहीं पाई। बबलू राम खुद चलकर शादी का प्रस्ताव लाए। इतने बड़े घर में संबंध होने की बात से संतोषी लाल का परिवार फूला नहीं समा रहा था। चूंकि 2 साल पहले की बबलू राम की पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसलिए घर में सास ननद नाम का कोई झंझट नहीं था। यह दूसरी बड़ी बात थी। यह भी तय ही था कि शादी के बाद उनकी लड़की गोपी ही घर की सर्वे सर्वा रहेगी। ऐसे प्रस्ताव को नकारना बेवकूफ़ी ही होगी। बबलू राम पर कई हत्याओं के आरोप थे और विरोधी भी उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते रहते थे। पर संतोषी लाल ने अपने घरवालों का मुंह यह कहकर बंद कर दिया था, देखो, राजनीति में विरोधियों का काम ही आरोप लगाना है। ऐसा कोई नेता नहीं जिस पर आरोप ना लगे हों। अभी कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं हुआ है। हो सकता है कि बबलू राम ने आगे बढ़ने के लिए कुछ गलत किया हो, पर हम शादी तो उनके इकलौते लड़के दीपक से कर रहे हैं, जिसका राजनीति से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो अपनी फैक्ट्री चलाता है और उसका राजनीति में आने का अभी कोई इरादा भी नहीं। फैक्ट्री से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अगर कल को बबलू राम को सजा हो भी जाती है तो भी गोपी महफूज रहेगी। गोपी 19 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो कॉलेज के आखिरी साल का इम्तहान दे रही थी। एक शादी समारोह में अच्छी तरह से सजी सवरी गोपी बेहद ही आकर्षक लग रही थी। वहीं पर बबलू राम ने गोपी को देखा और अपने बेटे दीपक के लिए चुन लिया था। दीपक की उम्र भी 24 साल है। बबलू राम ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के बल पर उसके लिए एक फैक्ट्री डलवा दी है जो अच्छी खासी चलती है। उस शादी में दीपक भी था और उसे भी गोपी बहुत अच्छी लगी थी। बबलू राम ने दीपक की शादी को तड़क भड़क से दूर रखा था। परिवार के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों को ही शादी में बुलाया गया था। शादी होने के साथ ही आए हुए रिश्तेदार भी अपने अपने घर को चले गए थे। अब घर में वे तीनों ही रह गए थे और कुछ घरेलू नौकर थे जो समय समय पर आते थे। और शुरू शुरू में तो गोपी को सब अच्छा लगा, पर जल्दी ही घर पर अकेलापन उसे खलने लगा। एक दिन गोपी ने दीपक से कहा, मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ फैक्ट्री चलूँ? अरे नहीं, कारखाने में कई मजदूर हैं और मजदूरों की सोच तो तुम्हें मालूम ही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई अनाप शनाप बोले। दीपक उसे समझाने लगा, और वैसे भी पिताजी के आने जाने का समय तय नहीं है, इसलिए तुम घर पर ही रहो तो बेहतर रहेगा। शादी के 2 साल पूरे होते होते गोपी ने एक बेटे को जन्म दे दिया जिसका नाम राजन रखा गया। अब गोपी का ज़्यादातर समय राजन के साथ ही बीत जाता था और उसके बोर होने की शिकायत भी दूर हो गई। राजन अब 4 साल का हो गया था और प्री नर्सरी स्कूल में जाने लगा था जब गोपी की पुरानी समस्या फिर से सिर उठाने लगी थी। एक दिन नाश्ते की टेबल पर जब तीनों बैठे थे तभी गोपी ने दीपक से कहा, मुझे भी फैक्ट्री ले जाया करो, मैं यहाँ अकेली घर पर बोर हो जाती हूँ। देखो गोपी, ये मुमकिन नहीं है। मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ। सभी लोगों से बात करने का लहजा भी अलग होता है। ऐसे में तुम्हारे वहाँ बैठने से मुझे भी परेशानी होगी और तुम भी सहज नहीं रह पाओगी। दीपक गोपी को समझाते हुए बोला, तब तो पापा जी आप ही मुझे राजनीति में शामिल करवा लीजिए। इस बहाने कुछ समाज सेवा भी हो जाएगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। गोपी बबलू राम से अनुरोध करते हुए बोली, वैसे भी आप सीएम के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पर हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
वो तो ठीक है गोपी, पर राजनीति कई तरह के बलिदान मांगती है। हो सकता है राजनीति में आने के बाद तुम अपने परिवार, यानी मेरा मतलब है कि दीपक और राजन को पूरा समय ना दे पाओ। कभी सुबह जल्दी जाना तो कभी रात में देर से घर आना पड़ सकता है। कई उल्टे सीधे काम भी करने पड़ सकते हैं। बबलू राम हंसते हुए बोले, अरे पापा जी, घर परिवार का तो आपको मालूम ही है। दीपक तो महीने में 15 दिन तो टूर पर रहते हैं और मैं घर पर अकेली। राजन डे बोर्डिंग में जाता है तो शाम को ही घर आता है। आप खुद भी ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, इसलिए मेरे अकेले रहने को तो परिवार नहीं कह सकते ना। गोपी बोली, पापा ठीक कह रहे हैं गोपी, राजनीति बहुत बड़ा समर्पण मांगती है। दीपक बोला, आप तो रहने ही दो, ना फैक्ट्री जाने देते हो ना समाज सेवा के लिए राजनीति में। जब तक पापा जी मेरे साथ हैं मुझे कोई डर नहीं। गोपी बनावटी गुस्से से बोली, ठीक है, अगले साल नगर निगम के चुनाव हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छा पद पाने की, पर इसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। बबलू राम बोले। नाश्ता करके सभी अपने अपने कामों में लग गए। उस शाम बबलू राम जल्दी घर आ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद गोपी जब चाय देने के लिए कमरे में गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि बबलू राम के कमरे में एक गुप्त अलमारी लगी हुई थी जिसमें कई तरह की विदेशी शराब रखी हुई थी। उसे कमरे में देखकर बबलू राम बोले, यह राजनीति का पहला सबक है। एक नेता को अपने चेहरे पर कई चेहरे लगाने पड़ते हैं, इसलिए राजनीति में जो जैसा दिखता है, जैसा बोलता है, वैसा होता नहीं, समझी? जी पापा जी, गोपी कुछ घबरा कर बोली। अच्छा ऐसा करो, इस हरे रंग की बोतल में से एक पैक बना दो, मुझे बनाकर मुझे दे दो। उसके बाद फ्रिज में से निकाल कर एक क्यूब बर्फ़ का भी डाल दो और चली जाओ। जब दीपक आ जाए तो मुझे भी खाने पर बुला लेना। और हाँ, राजन आ गया क्या? बबलू राम ने पूछा। जी आ गया, कहकर गोपी ने पैक बनाकर बबलू राम को दे दिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद दीपक फैक्ट्री से आ गया और सभी खाने की टेबल पर इकट्ठा हो गए। बबलू राम दीपक से बोले, आज से गोपी की राजनीतिक तालीम शुरू हो गई है। आज मैंने उसे समझाया है कि राजनीति में हर आदमी के एक से ज़्यादा चेहरे होते हैं। यह सुनकर सभी हंस दिए। खाना खाते समय दीपक ने बताया कि उसे परसों पूना निकलना पड़ेगा, फैक्ट्री का कुछ काम है, इसलिए 1 हफ्ते तक वहीं रुकना पड़ेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार दीपक सुबह जल्दी पूना के लिए निकल गया। नाश्ता करते समय बबलू राम ने गोपी से कहा, आज दोपहर 12 बजे तुम पार्टी दफ्तर आ जाना। मैं तुम्हें यहाँ का नगर अध्यक्ष बनवा दूंगा ताकि चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। गोपी समय पर पार्टी दफ्तर पहुँच गई, जहाँ पर बबलू राम ने उसे पार्टी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष अपने गुर्गों के जरिए बनवा दिया। दिन भर जुलूस और रैली का कार्यक्रम चलता रहा। शाम को गोपी घर आ गई, पर बबलू राम पार्टी दफ्तर में ही रुक गए। रात तकरीबन 9 बजे तक इंतज़ार करने के बाद गोपी ने खाना खा लिया। बबलू राम तकरीबन 11 बजे घर लौटे और गोपी की तरफ देखकर बोले, अब तो तुम खुश हो ना? जी पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? गोपी ने बड़े ही अपनेपन से पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, लेकिन मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। तुम थोड़ी मालिश कर दोगी?
बबलू राम ने गोपी से पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, गोपी बोली। मैं चेंज करके आती हूँ। गोपी ने गाउन पहन रखा था। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, 10 मिनट में तो मेरी मालिश हो ही जाएगी, फिर तुम क्यों परेशान होती हो, आ जाओ ऐसे ही, बबलू राम ने कहा। गोपी सकुचाते हुए बबलू राम के कमरे में चली गई। बबलू राम अपने बेड पर लेट गए और गोपी हल्के हाथ से उनकी मालिश करने लगी। धीरे धीरे बबलू राम का सिर गोपी की गोद में आ गया। गोपी समझी कि शायद बबलू राम को नींद लग गई है और ऐसा हो गया है, पर ऐसा नहीं था। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा था। धीरे धीरे बबलू राम ने गोपी को अपनी तरफ खींच लिया। गोपी कुछ समझ पाती उसके पहले ही वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह राजन अपने स्कूल चला गया। गोपी अभी भी अपने कमरे में ही पड़ी हुई थी। तभी बबलू राम उसके कमरे में आए और बोले, मैंने तुम्हें समझाया था कि राजनीति में तुम्हें काफ़ी बलिदान करना पड़ेगा और यह तुम्हारा बलिदान ही है। यह भी याद रख लो, इस घटना का जिक्र दीपक या किसी और से किया तो उस आदमी का इस धरती पर वह आखिरी दिन होगा। दीपक की माँ को भी हमने ही स्वर्ग में स्थान दिलवाया है, क्योंकि उसे सब पता चल चुका था। इसके अलावा जो लोग हमारे विरोध में बोलते थे उनको भी हमने ही मुक्ति दिलवाई है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसी ज़िंदगी चाहती हो, सुख से भरी हुई या एक मैली साड़ी वाली घरवाली की। पर यह गलत है और गलत बात एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। गोपी रोते हुए बोली, पता तो तब चलेगा ना जब हम दोनों में से कोई बताएगा। रही बात गलत होने की, तो प्यार, जंग और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। यही तो रहस्य नीति मतलब राजनीति है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर पहुंच जाना। अपने सपनों को पूरा करने का सुनहरा मौका तुम्हारे सामने है। बबलू राम समझाने के अंदाज में धमकाकर चले गए। काफ़ी देर तक रोने धोने और काफ़ी सोचने समझने के बाद गोपी दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर पहुंच गई। अगले साल होने वाले नगर निगम के चुनाव में गोपी को अध्यक्ष पद का टिकट दे दिया गया और बबलू राम ने अपने गुर्गों के प्रभाव से उसे अच्छे वोटों से जितवा भी दिया। बबलू राम की सलाह पर दीपक ने कारखाने में एक मैनेजर रख दिया और वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के लिए दुबई चला गया। अब दीपक 3-4 महीनों के बाद ही घर आ पाता है। राजन को भी दूर के पहाड़ी स्कूल में अच्छी तालीम के लिए भेज दिया गया। अब गोपी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसका प्रमोशन जारी है। अब वो अक्सर प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी से देर रात में उतरती है तो बबलू राम उसे एक पैक बनाकर पिला देते हैं ताकि थकान दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये था नकाब जो घर के सदस्यों के चेहरे से गोपी के सामने उतर गया। गोपी बस यही समझती है कि इस दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। हर एक के चेहरे पर कई मुखौटे हैं। कब कौन सा मुखौटा उतर जाए, कौन से मुखौटा उतर जाए, उसके चरित्र का चित्र सामने आ जाए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ जो दिल को चुभ जाती हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।